इस फिल्म के आगाज में आप दो तरह के बच्चों को देखेंगे जिनके नाम एडवर्ड और एल्फोन होते हैं, जो एल्केमी करके मुख्तलिफ तरह के खिलौने बनाते हैं। इनकी मॉम इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अचानक से उनकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। वो दोनों भाई थे, अब उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता। एडवर्ड ने बनावटी इंसान यानी कि होमनकुलाई की किताब में पढ़ा था कि कैसे एल्केमी करके वो अपनी मॉम को वापस ला सकते हैं। अब वो उस किताब की मदद से खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो एक खास तरह का पाउडर लेकर इसमें अपना खून मिलाते हैं। एडवर्ड अपने भाई को राजी करके अब एल्केमी करता है। अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और जिसकी वजह से एडवर्ड का छोटा भाई एल्फोन वहाँ से गायब हो जाता है। अब इस फिल्म के दूसरे सीन में आप यंग एडवर्ड को देखेंगे जो कि एक आदमी के पीछे भाग रहा था जिसके पास एक फिलोसोफर स्टोन था। असल में एड इस स्टोन को हासिल करके उसकी मदद से अपने भाई की बॉडी को वापस लाना चाह रहा था। वो बहुत कोशिश करता है। वो आदमी इस पत्थर की मदद से पत्थर के मॉन्स्टर्स बनाता है जो एडवर्ड पर हमला कर देते हैं। अब इसकी मदद के लिए उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है जो कि एक स्टील की बॉडी में था। वो दोनों काफी लड़ाई करके इस स्टोन मॉन्स्टर से जान तो बचा लेते हैं। अब वहाँ पर उस आदमी को भी मालूम पड़ जाता है कि एडवर्ड का एक हाथ और एक टांग स्टील की है और वो एक फुल मेटल एल्केमिस्ट है। वो आदमी वहाँ से भागकर लोगों के हजूम में आ जाता है। अब उसकी और एडवर्ड की आपस में बहुत लड़ाई होती है। अब वो पत्थर इसके हाथ से निकल जाता है और कर्नल मुस्टैंग को मिल जाता है। वो कर्नल एक फायर एल्केमिस्ट था। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसे जला देता है, जिसे देखकर एडवर्ड बहुत मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमुकुलस ऐसे इंसान जो फिलोसोफर स्टोन से बने थे वो ये सब मंजर देख रहे थे। एल के पास अब उनकी कजन आती है जिसे मालूम पड़ता है कि एडवर्ड को कर्नल अपने साथ लेके हैं। अब कर्नल इसे समझाता है कि फिलोसोफर स्टोन जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है, इसलिए तुम इसे ढूंढने में अपना वक्त जाया ना करो। लेकिन एडवर्ड इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो बताता है कि मैं सरकारी एल्केमिस्ट सिर्फ इसलिए बना था ताकि मैं इस पत्थर के बारे में कीमती मालूमात हासिल कर सकूं। वो ये सब अपने भाई एल के लिए कर रहा था। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर कैप्टन ह्यूज आ जाते हैं और उनके साथ जनरल हकूरो भी आते हैं। अब वो फुल मेटल एल्केमिस्ट से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो उसे कहते हैं कि जल्द वो इसके भाई एल से भी मिलेंगे क्योंकि इस वक्त वो शहर की हालत दुरुस्त कर रहा है जिसे इसके भाई एल ने बिगाड़ दिया था। कैप्टन ह्यूज और कर्नल मुस्टैंग इन दोनों ने फौज को इकट्ठे ज्वाइन किया था, लेकिन कर्नल अपनी काबिलियत की वजह से जल्द तरक्की करने लगा। एडवर्ड अब इन्हीं के बारे में कैप्टन ह्यूज से कंप्लेंट करता है। आज काफी दिनों बाद उसकी कजन उसके पास आती है। उसकी कजन का नाम विनरी था। विनरी जब उसका हाथ देखती है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो उसे डांटती है क्योंकि इसे बनाने में उसे काफी मेहनत लगती थी। जनरल अब कर्नल मुस्टैंग को होशियार रहने को कहता है क्योंकि वो दुश्मनों के निशाने पर था। वहाँ पर अब वो जनरल से एल्केमिस्ट शो टकर के बारे में बात करता है कि एडवर्ड और उसके भाई को तुम मिस्टर टकर से मिलवा देना ताकि उनकी कोई मदद हो सके। वो पत्थरों वाला आदमी उस वक्त पुलिस के पास से भाग गया था जिसे इन ह्यूमुकुलस ने पकड़ लिया था। जैसा कि अब वो इनके किसी काम का नहीं था क्योंकि वो असली फिलोसोफर स्टोन नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए उनकी बॉस उसे मार देती है। दूसरी तरफ एनवी इसका रूप अपना लेता है और ग्लूटोनी जिससे खाने का बहुत शौक था वो अब इसकी डेड बॉडी को खा लेता है। एड, एल और विनरी आज कैप्टन ह्यूज के घर खाने की दावत पर जाते हैं। वहाँ पर सब एक दूसरे से अपने माजी के बारे में बातें करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो तीनों कजन हैं और बचपन ही से उनकी दोस्ती चली आ रही है। रात के वक्त जब एडवर्ड सो रहा था उसे वही बचपन का मंजर याद आता है जब उसका भाई उससे एल्केमी के दौरान खो गया था और उसके साथ ही वो एक सच के पोर्टल में चला जाता है। असल में वो वहाँ पर अपने भाई और अपनी मॉम को ढूंढने के लिए गया था, यानी कि इस एल्केमी के दौरान सबसे पहले वो अपनी एक टांग को खो बैठता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और दोबारा से सच के पोर्टल में चला जाता है और इसी वजह से वो अपना हाथ भी खो बैठता है। असल में वो अपने भाई को हासिल करना चाह रहा था। अब अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। इसका एक हाथ और एक पाँव मेटल का था, यानी इस सच के पोर्टल में उसने अपने जो बॉडी पार्ट्स खोए थे विनरी ने उसे मेटल के बना के दिए थे, जो उसकी ताकत की असल वजह है। अगले रोज कर्नल मुस्टैंग अब इन दोनों भाइयों को मिस्टर टकर के पास लेकर जाते हैं जो आजकल एल्केमी करके बोलने वाला शिमेरस बनाता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि जनरल हकूरो चाहते हैं कि वो दोनों भाई एल्केमिस्ट शू टकर से मिले, शायद वो उन्हें एल की बॉडी ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद वो सब लोग उसके घर में पहुंच जाते हैं जहां पर एक डॉग और एक बच्ची उनका इस्तकबाल करते हैं। मिस्टर टकर अब उसे बताता है कि उसके हर काम पर फौज की तरफ से नजर रखी जा रही है। उसकी वाइफ के जाने के बाद उसके घर का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है और इसीलिए उसकी बेटी भी उदास रहती है। वो अब एडवर्ड को अपनी लैब में लेकर जाता है। वहाँ पर वो मुख्तलिफ तरह के शिमेरास देखता है। उसे मालूम पड़ता है कि 2 साल पहले उसने एक बोलने वाला शिमेरा बनाया था, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 बोल बोलने के बाद मर गया था। लेकिन सिर्फ इसी वजह से मुझे सरकारी एल्केमिस्ट की पोस्ट
दे दी गई थी। बाहर मिस्टर टकर की बेटी एल को बताती है कि उसकी मॉम कहीं खो गई है और उसके डैड लैब में मसरूफ रहते हैं, इसलिए वो सिर्फ अलेक्जेंडर के साथ ही खेलती है। अब एडवर्ड मिस्टर टकर को सब सच बता देता है कि वो सच के पोर्टल में अपने भाई को वापस लाने के लिए गया था, लेकिन वो वहाँ से सिर्फ उसकी रूह को वापस ला सका है और इसी वजह से उसने वहाँ पर अपना एक हाथ और एक बाजू खो दिया था। अपने बॉडी पार्ट्स की कुर्बानी देकर वो एल की आत्मा को हासिल कर पाया था, जिसे उसने एक स्टील की बॉडी में डाल दिया था। वो अब उसे ये भी बताता है कि वो अपने भाई की बॉडी को हासिल करने के लिए अपने आप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। मिस्टर टकर उसे बताते हैं कि उसकी काबिलियत इतनी नहीं है कि वो एल की बॉडी को वापस ला सके, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। एडवर्ड अब उसकी बात पर राजी हो जाता है। अब वो एल को मिस्टर टकर के पास छोड़कर खुद विरनी के साथ जाने लग पड़ता है। उन्हें टकर से डॉक्टर मार्को के बारे में पता चलता है, जो कि इस वक्त बॉन्स में रहते हैं। उसे मालूम पड़ता है कि वो फिलॉसफर स्टोन के बारे में काफी अर्से से रिसर्च कर रहे हैं। शायद उनसे एडवर्ड को कोई कीमती मालूमात मिल जाए। वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। उसे रास्ते में नीना की याद आ रही थी कि वो एडवर्ड से खेलकर कितना खुश थी। दूसरी तरफ मिस्टर टकर अब एल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उसे बेकाता है कि शायद तुम्हारे अंदर नकली यादें डाली गई हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम एल्केमिस्ट हैं जो किसी चीज में सोल डालने में कामयाब हुए हैं। अब उसी दौरान वहाँ पर एल बेहोश हो जाता है। अब दूसरी तरफ एडवर्ड और विनरी डॉक्टर मार्को को ढूंढ ही लेते हैं। जैसे ही वो उसके घर में पहुँचते हैं, वो डरा और सहमा हुआ था, इसलिए गन चलाने के दौरान वो बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद वो बताता है कि उसने मिलिट्री के साथ फिलॉसफर स्टोन पर रिसर्च की है, लेकिन अब वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाह रहे थे। इसे मालूम था कि एडवर्ड ने कानून तोड़ा है और एक इंसान बनाने की कोशिश की है, और इसी वजह से वो पोर्टल ऑफ ट्रुथ में भी दाखिल हो गया था। डॉक्टर मार्को इसे बताता है कि एडवर्ड की भलाई इसी में है कि तुम इस फिलॉसफर स्टोन से दूर ही रहो, लेकिन एडवर्ड एल की वजह से उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहा था। अचानक लस भी एडवर्ड का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके हाथों की उंगलियों में ताकत थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर डॉक्टर मार्को को मार देती है, क्योंकि वो उसे अपना फायदा हासिल कर चुकी थी। डॉक्टर मार्को मरने से पहले एडवर्ड को सिर्फ लेबोरेटरी नंबर 5 का बताते हैं और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब एडवर्ड को अपनी बातों पर यकीन आ जाता है कि फिलॉसफर स्टोन सच में मौजूद है। अब वो वापस मिस्टर टकर के पास आता है, जो उसे बताता है कि देखा तुमने, मैंने एक और बोलने वाला शिमेरा बना लिया है, जिसे देखकर एडवर्ड बहुत हैरान था। उसके साथ बातें करके एडवर्ड को मालूम पड़ जाता है कि मिस्टर टकर ने अपनी जॉब बचाने के लिए अपनी बेटी और डॉग पर एल्केमी करके ये शिमेरा बनाया है। उसे ये भी मालूम पड़ता है कि उसने यही एक्सपेरिमेंट अपनी वाइफ पर भी किया था, जिसकी वजह से वो मर गई थी। इसीलिए अब एडवर्ड उसे बहुत मारता है। टकर उसे कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। अगर मैंने अपनी बेगम और बेटी पर एक्सपेरिमेंट किया है तो तुमने अपने भाई पर एक्सपेरिमेंट किया है। नीना की ये हालत देखकर एडवर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है। अब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट की वजह से मिस्टर टकर और उसके तमाम एसेट्स को मिलिट्री अपने कब्जे में ले लेती है। अब कर्नल मुस्टैंग उसे बताता है कि तुम्हें सरकारी एल्केमिस्ट से ओहदे से हटाया जाता है और बहुत जल्द उसका कोर्ट मार्शल भी होगा। वो जाने से पहले अब दोनों भाइयों के दरमियान नफरत पैदा कर जाता है। एल अब एडवर्ड पर शक करता है, जबकि एडवर्ड को इस बात पर गुस्सा था कि वो छोटी सी बच्ची को नहीं बचा सका। एडवर्ड खुद को लाइब्रेरी में बंद कर लेता है ताकि वो इस परेशानी का हल निकाल सके। दूसरी तरफ विनरी और एल इसके लिए फिक्रमंद हो रहे थे, इसीलिए वो कैप्टन ह्यूज को बुलाते हैं, जो कि एडवर्ड के दोस्त भी थे। वो उसे इस बात पर कायल करते हैं कि वो कुछ खा ले, वरना वो कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर फिलॉसफर स्टोन और लैब नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। इसीलिए अब वो खाना खाकर सो जाता है। कैप्टन ह्यूज एडवर्ड की घर से डॉक्टर मार्को और फिलॉसफर स्टोन से मुतालिक तमाम शवाहिद मिटा देते हैं ताकि कोई भी इस पर शक न कर सके। अब वो सारे इस बात का सुराग लगा रहे थे कि डॉक्टर मार्को तो लैब नंबर 3 में काम किया करते थे, तो उन्होंने लैब नंबर 5 के बारे में बात क्यों की थी। असल में वो लैब काफी अरसे से बंद पड़ी हुई थी। अब वहाँ जनरल हकूरो भी आ जाते हैं, जिन्होंने इनकी बातें सुन ली थी, और अब वो उन्हें लैब नंबर 5 का पता बता देते हैं। इसके साथ ही एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। वो जनरल मुल्क में होने वाले दंगा फसाद से बहुत परेशान थे, इसीलिए वो खुद रियोट में होने वाली बगावत को कंट्रोल करने के लिए चले जाते हैं। एडवर्ड अब इस जगह पहुंच जाता है जिसके बारे में जनरल ने उन्हें बताया था, लेकिन वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं होता। इसलिए अब अल्फोंस उन पर शक करता है। वो मिस्टर टकर की बिताई हुई बातों में आ गया था। अब उसकी लगाई हुई आग की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। वो अब एडवर्ड पर शक करता है कि शायद वो उसका भाई भी नहीं है। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर विनरी बहुत परेशान होती है और वो बहुत रोती है। वो अब एल को समझाती है कि एड तुमसे कितना प्यार करता है, वो तुम्हारी बॉडी लाने के लिए खतरों का सामना करता है। वो खुद को कसूरवार ठहराता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है। अब एल को समझ आती है और वो अपने भाई से माफी मांगता है। उसे अपने भाई की बातों पर यकीन आ गया था। वो उसे कहता है कि तुम्हें तकलीफ में देकर मुझे तकलीफ हो रही है। अब दूसरी तरफ कैप्टन ह्यूज इस बात की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे
है कि आखिरकार इन सब मसाइल के पीछे किसका हाथ है। वो इस मैप की मदद से अब लैब नंबर 5 का पता ढूंढ निकालते हैं। अब अचानक से वहाँ पर लेस्ट भी आ जाती है। उसके जिस्म में ओरोबोरस का टैटू देखकर वो समझ जाता है कि इसी ने डॉक्टर मार्को को जान से मारा है। अब लेस्ट फौरन से इस पर हमला करती है, जिससे कैप्टन जख्मी हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लेस्ट को भी जख्मी कर देता था। अब लेस्ट अपने हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करके ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन ह्यूज अब फोन करके कर्नल मुस्टैंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में कर्नल वहाँ पर पहुंचकर उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से कैप्टन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसीलिए अब मिलिट्री कर्नल मुस्टैंग के सब करीबी दोस्तों को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाती है। वहाँ पर लेफ्टिनेंट भी मौजूद थी, जो एडवर्ड को बताती है कि कैप्टन ह्यूज का कत्ल हो गया है और उन्हें इस बात का शक कर्नल मुस्टैंग पर है। काफी लोगों ने उन्हें मारते हुए भी देखा है। उसे ये भी मालूम पड़ता है कि मिस्टर टकर भाग गया है। अब वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान वो एडवर्ड को सब कुछ सच सच बता देती है। वो उसे बताती है कि कैप्टन ह्यूज ने उसे मरने से पहले सब बता दिया था। इसीलिए कर्नल मुस्टैंग अब पुराने प्रिजनर ऑफ वॉर के एरिया में गए हैं और उसे ही लैब नंबर 5 कहा जाता है और ये नाम उसे रिसर्चर ने दिया था। रात के वक्त कर्नल एक टनल के जरिए से लैब नंबर 5 जा रहे थे, तभी वहाँ पर सेकंड लेफ्टिनेंट रोज उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। उसे अब शक पड़ जाता है कि एक खाली पड़े जेल के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों रखी गई है। अब वहाँ पर एडवर्ड भी आ जाता है। इसी दौरान कर्नल लेफ्टिनेंट रोज को आग लगा देते हैं। सबको मालूम पड़ता है कि वो एक बेरूपिया है। अब वहाँ पर फौरन से सारे ओरोबोरस के लोग भी आ जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो सब होमनकुलाई है और उन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि कैप्टन ह्यूज को भी एनवी ने कर्नल का रूप इख्तियार करके मारा था। इसने सारा इल्जाम अब कर्नल मुस्टैंग पर लगा दिया था। अब कर्नल मुस्टैंग इन लोगों पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गोलियों से इन्हें कुछ भी असर नहीं होता। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर टकर जेल से भाग गया है, अब एनवी वहाँ से उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। लस ग्लूटोनी को वहाँ पर मौजूद तमाम गार्ड्स को खाने का कहती है, इसलिए वो उन गार्ड्स के पीछे चला जाता है। लस कर्नल पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इसका पीछा करते हुए एडवर्ड अब लैब नंबर 5 पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई और विनरी को बेहोशी की हालत में पाता है। जब वो अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर वो प्रोफेसर भी आ जाता है और विनरी को मारने की धमकी देता है और इसे अपना दायां बाजू उतार कर फेंकने को कहता है। अब वो प्रोफेसर उसे लाल पत्थर दिखाता है, जिससे आज तक एडवर्ड ढूंढता चला आ रहा था। एडवर्ड को वहाँ पर मालूम पड़ता है कि फिलोसोफर स्टोन को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा है। उन्होंने जिंदा इंसानों को मारकर वो लाल पत्थर बनाया था और इस काम में डॉक्टर मार्को भी शामिल थे। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा लाल पत्थर देखता है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। वो प्रोफेसर उसे बहुत जेलस था। उसे उस लाल पत्थर का मकसद तो नहीं पता था, बस वो फुल मेटल एल्केमिस्ट को हराना चाह रहा था। अब इससे पहले कि वो एडवर्ड को गोली मारकर मार दे, इसी दौरान लस्ट वहाँ पर आ जाती है और वो उस प्रोफेसर को मार देती है। अब वो सारे वहाँ पर जनरल हकूरो को देखकर हैरान रह जाते हैं। लस्ट उससे लाल पत्थर के इस्तेमाल के बारे में नहीं बता रही थी, लेकिन उस प्रोफेसर ने मरने से पहले जनरल हकूरो को उसका इस्तेमाल करना भी बता दिया था। अब वो जनरल उन सब से अपना खुफिया राज शेयर करता है कि उसने अपने लिए एक फौज तैयार कर ली है, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थी। अब उन सब को मालूम पड़ जाता है कि इस जनरल ने इतने सारे इंसानों की जान ली है और आज वो इन सारे लाल पत्थरों की वजह से इन पुतलों में जान डाल देता है। वो ये सोच रहा था कि ये उसकी फौज है और वो सब इसका हुक्म मानेगी, लेकिन उसका उल्ट होता है। वो सब इस जनरल को खा जाते हैं। ग्लूटोनी वहाँ पर मौजूद सब पुतलों को खाना शुरू कर देता है। कर्नल मुस्टैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें रोकता है। एल उस वक्त विनरी को अपनी बॉडी के अंदर महफूज कर लेता है। कर्नल मुस्टैंग अब पीछा करते हुए लस्ट और एनवी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो कर्नल को मारने वाली थी, एन मौके पर एडवर्ड वहां पर पहुंच जाता है और कर्नल को बचा लेता है। लस्ट अब उन दोनों को मारने से पहले एक राज की बात बताती है कि हमारा वजूद इस लाल पत्थर से है। जब तक ये हमारे सीने में मौजूद है, हमें कोई भी नहीं मार सकता। इसी दौरान वो इस पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार फुल मेटल एल्केमिस्ट उसे बचा लेता है। अब लस्ट का राज जानने के बाद कर्नल मुस्टैंग उस पर फायर से बार बार हमला करता है और उसके अंदर से वो लाल पत्थर भी निकाल लेता है। वो उसे इतनी बार जलाता है कि अब उसका खुद को ठीक हो पाना नामुमकिन था। इसी दौरान उसकी मौत भी हो जाती है। अब कर्नल वो लाल पत्थर एडवर्ड को दे देता है ताकि उसकी मदद से वो अपने भाई की बॉडी को वापस ला सके। इसे दुख हो रहा था कि इस लाल पत्थर को बनाने के लिए उन्होंने बहुत से मासूम लोगों को मारा है, लेकिन उसी वक्त वो इसकी मदद से एल्केमी करके पोर्टल ऑफ ट्रुथ में चला जाता है। वो वहाँ पर पहली बार अपने भाई की बॉडी को भी देख लेता है। वहाँ पर मौजूद शैडो उसे वो लाल पत्थर देने को कहता है ताकि वो अपने भाई की बॉडी को लेकर जा सके, लेकिन वो इस शैडो को वो लाल पत्थर नहीं देता और वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि वो किसी की जिंदगी के बदले में अपने भाई का शरीर वापस हासिल नहीं करना चाह रहा था। एडवर्ड उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी वहाँ पर देखी है, तुम बहुत बड़े हो गए हो। अब वो कर्नल मुस्टैंग को कहता है कि आप मिलिट्री के टॉप लेवल तक पहुँचे और इस साजिश के पीछे कोई भी है उसे सख्त से
सख्त सजा दें। अब इस फिल्म के आखिर में एडवर्ड अपने आप से वादा करता है कि वो हर हाल में इस पोर्टल ऑफ ट्रुथ से अपने भाई की बॉडी को वापस जरूर लेकर आएगा।